मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अंतर्गत एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं एवं प्रश्नावली की रचना के संबंध में व्याख्यान आयोजित करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी लोग इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर। एल बावले ने एक उत्तम प्रश्नावली की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। नंबर 1, तुलनात्मक दृष्टि से प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए। नंबर 2, जिन प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा नहीं में दिए जाते हैं उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 3, प्रश्न सरल एवं शीघ्र बोधगम्य हो। नंबर 4, प्रश्नों की रचना इस प्रकार की जाए कि उनका उत्तर देते समय पक्षपात से बचा जा सके। नंबर 5, प्रश्न अशिष्टतापूर्वक, अशिष्टतापूर्ण, दृष्टापूर्ण एवं परीक्षात्मक नहीं होने चाहिए। नंबर 6, जहाँ तक संभव हो प्रश्न पारस्परिक पुष्टि करने वाले होने चाहिए। नंबर 7, प्रश्न इस प्रकार के हों जिनसे इच्छित सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सके। एगल बर्नर ने प्रश्नावली का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा है। किस प्रकार की सूचनाएं संकलित करनी है, यह तय करने के लिए विषय की विस्तृत व्याख्या की जाए। प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रत्येक प्रश्न के सामने कुछ रिक्त स्थान होना चाहिए। नंबर 3, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिनका उत्तर देने में सूचनादाता को कोई आपत्ति हो। नंबर 4, प्रश्नों को तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। नंबर 5, लंबे लंबे प्रश्नों से बचा जाना चाहिए। नंबर 6, प्रश्नावली यथासंभव संक्षिप्त होनी चाहिए। नंबर 7, प्रश्न सरल और सीधे हों जिन्हें उत्तरदाता आसानी से समझ सके। नंबर 8, प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 9, प्रश्न उत्तरदाता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले नहीं होने चाहिए। नंबर 10, प्रश्नावली की रचना करते समय उसके भौतिक पक्ष पर भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात प्रश्नावली का आकार बहुत अधिक छोटा या बहुत बड़ा न हो, कागज का रंग आकर्षक हो, छपाई सुंदर व स्पष्ट हो। ये थी एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं। इसी व्याख्यान में हम प्रश्नावली की रचना पर भी चर्चा करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चनियर। प्रश्नावली द्वारा अनुसंधान की सफलता बहुत कुछ उसकी रचना एवं निर्माण पर निर्भर करती है। चूंकि प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के देता है, इसलिए प्रश्नावली के निर्माण में अधिक सावधानी व सतर्कता की आवश्यकता होती है। वर्गीकरण में सुविधा हो, इस दृष्टि से भी प्रश्नावली को सरल एवं स्पष्ट बनाया जाना चाहिए, अन्यथा प्रश्नावली की उपयोगिता समाप्त हो सकती है। प्रश्नावली की रचना में 3 बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, अध्ययन की समस्या। नंबर 2, प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली। नंबर 3, प्रश्नावली की बाह्य आकृति अथवा भौतिक पक्ष। हम यहाँ पर तीनों ही पक्षों पर विचार करेंगे। नंबर 1, अध्ययन की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ स्टडी। प्रश्नावली विधि द्वारा अध्ययन करने और प्रश्नों की रचना करने से पूर्व यह आवश्यक है कि समस्या के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया जाए, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि समस्या के किन पक्षों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करनी है
और प्रश्न बनाने हैं। ऐसा करने से समस्या के किसी आवश्यक पक्ष के छूटने की संभावना नहीं रहती। साथ ही कम और अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में कम और अधिक प्रश्नों का बंटवारा भी कर लिया जाता है। नंबर 2, विषय के बारे में अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभवों का प्रश्नों के निर्माण में उपयोग करना चाहिए, जिससे कि सभी प्रश्नों के सम्मिलित होने की संभावना रहे। नंबर 3, विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य का भी प्रश्नों के निर्माण में उपयोग किया जाना चाहिए। नंबर 4, विषय के विद्वान एवं मित्रों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। नंबर 5, स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले लोगों का भी प्रश्नों के निर्माण में सहयोग लिया जाना चाहिए। नंबर 6, प्रश्नावली की रचना से पूर्व क्षेत्र तथा सूचनादाता के विस्तार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्षेत्र बड़ा होने पर निदर्शन सैंपल की संख्या तय कर लेनी चाहिए। नंबर 7, प्रश्नावली के निर्माण के समय अध्ययन की इकाई को भी निश्चित तथा परिभाषित कर लेना चाहिए। इस प्रकार प्रश्नावली के निर्माण से पूर्व समस्या के विभिन्न पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उससे संबंधित प्रश्न संपूर्ण प्रश्नावली में रखने चाहिए। पार्ट 2, प्रश्नों की उपयुक्तता, प्रकृति एवं शब्दावली। सूटेबिलिटी, नेचर एंड वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न को सम्मिलित करने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि वह विषय के बारे में सूचना संकलित करने में कितना सहायक होगा। अनावश्यक प्रश्नों को सम्मिलित करने से समय, श्रम, धन का दुरुपयोग होता है। हमें प्रश्नों की आवश्यकता, प्रकृति, भाषा, सरलता, स्पष्टता एवं क्रम आदि को भी प्रश्नावली के निर्माण के समय ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नों के निर्माण के समय निम्न बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। नंबर 1, प्रश्नों की स्पष्टता एवं विशिष्टता। जो भी प्रश्न हम अपनी प्रश्नावली में प्रयोग करते हैं उनमें विशिष्टता, विभागीय शब्दों का तथा उनके संक्षिप्त रूप का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अप्रचलित, भावात्मक, सापेक्षिक, दोषपूर्ण, बहुअर्थक शब्दों से बचना चाहिए। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके स्थान पर हमें सीधे सीधे प्रश्न, सही भाषा का उपयोग, सही शब्दावली का इस्तेमाल करके प्रश्नावली निर्मित करनी चाहिए। नंबर 2, प्रश्नों की सरलता। प्रश्नावली में सरल प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अनुसंधानकर्ता मौजूद नहीं रहता है। सूचनादाता, उत्तरदाता अपने स्तर पर ही उन्हें भरकर भेजता है, अतः वे बिल्कुल सरल शब्दों के प्रश्न होने चाहिए। नंबर 3, इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा, क्लियर डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए इकाइयों की स्पष्ट परिभाषा देना भी आवश्यक है। ऐसा न होने पर प्रत्येक उत्तरदाता इनका भिन्न भिन्न अर्थ लगा सकता है और उनके उत्तर भी अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रश्न करना कि आपके परिवार में प्रौढ़ व्यक्ति कितने हैं, इसके स्थान पर यह प्रश्न किया जाना चाहिए कि आपके परिवार में अमुक आयु के व्यक्ति कितने। क्योंकि प्रौढ़ कौन है ये आप तय करो और प्रश्न को आप सीधा उत्तरदाता को लिखें प्रश्नावली में, ताकि उत्तरदाता उसे समझ सके। सही सूचना प्राप्त करने योग्य प्रश्न, क्वेश्चन स्टिमुलेटिंग ट्रू इन्फॉर्मेशन। उत्तम प्रश्न वे होते हैं जो सही एवं स्पष्ट सूचना प्राप्त करने में सहायक होते हैं। प्रश्न ऐसे हों जिनसे कि व्यक्ति सही स्थिति को छिपा नहीं सके। उदाहरणार्थ,
यह प्रश्न करना कि तुम आधुनिक शिक्षा के विरुद्ध क्यों हो अनुपयुक्त है। इसके स्थान पर यह पूछा जाना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा की कमियां क्या है। नंबर 5, संक्षिप्त और श्रेणीबद्ध उत्तर, ब्रीफ एंड कैटेगराइज्ड आंसर्स। प्रश्नावली में प्रश्न इस प्रकार के हों जिनका उत्तर संक्षिप्त एवं श्रेणीबद्ध रूप से प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए, व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए यह प्रश्न किया जा सकता है, आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है। अवैवाहिक, अविवाहित, विवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, पुनः विवाहित, विधवा, विधुर आदि और उत्तरदाता को इनमें से किसी एक के आगे निशान लगाना होता है। ऐसे प्रश्न पूरी तरह से श्रेणीबद्ध और समावेशी होते हैं जिनके उत्तर में कोई अस्पष्टता नहीं हो सकती। श्रेणीबद्ध उत्तर विकल्प के रूप में प्रश्न के नीचे ही डाल दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड रूप में। उत्तरदाता उनमें टिक लगा देता है। नंबर 6, कम प्रश्न, फ्यू क्वेश्चंस। प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या भी संतुलित होनी चाहिए, ज़्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भरने में उत्तरदाता ऊब जाता है। लंबी प्रश्नावलियों में समय, श्रम, धन अधिक खर्च होता है और प्रश्नों के जवाब भी ढीले ढाले ही आते हैं। अतः छोटी संतुलित प्रश्नावली का निर्माण किया जाना चाहिए। गणना, कैलकुलेशन। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी गणना, वर्गीकरण एवं सारणीयन सरलता से किया जा सके। अधिकांशतः प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में होने पर अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहती है, जो कि सामाजिक विज्ञानों में बहुत जरूरी है। गुप्त सूचनाएं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस। प्रश्नावली में सूचनादाता से संबंधित गुप्त सूचनाओं को जानने के लिए ऐसे प्रश्न सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर वह नहीं देना चाहेगा। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति से उसके यौन संबंधों एवं व्यापारिक रहस्यों के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। नंबर 9, अत्यधिक गहन सूचनाएं, मोस्ट डीप इंफॉर्मेशंस। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों को भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के बारे में गहन सूचना प्राप्त करने वाले हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति से उसके पारिवारिक कलह, पत्नी से संबंध, रिश्वत आदि के बारे में प्रश्न करने पर उसके क्रोधित होने की संभावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में उत्तर पाने से वंचित रहना पड़ सकता है। नंबर 10, पथ प्रदर्शक प्रश्नों से बचाव, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। ऐसे प्रश्न हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं कि जिन प्रश्नों के उत्तर की संभावना अधिकतर हाँ में आती है, ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करके प्रश्नावली के साइज और क्वेश्चनों की संख्या को नहीं बढ़ाना चाहिए। 11, तकनीकी शब्दों की व्याख्या। जहाँ तक संभव हो प्रश्नावली में तकनीकी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की शब्दावली सामान्य रूप से हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इसलिए उदाहरण के लिए, यदि हम गरीबी, बेकारी, अर्ध बेकारी, बाल अपराध, श्वेत वसन अपराध आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इनकी पृथक से परिभाषा साथ में दी जानी चाहिए। 12, कल्पनात्मक प्रश्न, इमेजिनरी क्वेश्चंस। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जिनका संबंध वास्तविकता से न होकर कल्पना से हो। जैसे, क्या तुम विश्व के धनाढ्य व्यक्ति बनना चाहते हो? ये कल्पनात्मक है, ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। दकियानुसी, भावात्मक एवं प्रभावशाली शब्दों से बचाओ, अवॉइड स्टीरियोटाइप्ड, इमोशनल एंड इन्फ्लुएंशियल वर्ड्स। प्रश्नावली में दकियानुसी, भावात्मक और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग से उत्तर में पक्षपात आने की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए, यदि यह पूछा जाए कि क्या आप साम्यवादी हैं अथवा क्या आप तानाशाही में विश्वास करते हैं, क्या आप प्रजातंत्र विरोधी हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर सामान्यतः नकारात्मक ही होंगे, क्योंकि प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देने पर व्यक्ति को दकियानुसी करार दिए जाने का भय बना रहता है। नंबर 14,
व्यंग्यात्मक प्रश्नों से बचाओ। अवॉइड सटायरिकल क्वेश्चंस। प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न नहीं होने चाहिए जो सूचनादाता पर व्यंग करते हों। ऐसी स्थिति में प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं होता। नंबर 15, पारस्परिक पुष्टि करने वाले प्रश्न, कोरोबोरेटेड क्वेश्चन। प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहिए जो एक दूसरे की पुष्टि करते हों। ऐसे प्रश्नों से सूचनादाता द्वारा दिए जाने वाले अशुद्ध उत्तरों का पता लग जाता है और उन्हें ठीक किया जा सकता है। क्रॉस क्वेश्चंस, हम जब इंटरव्यू लेते हैं तब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, लेकिन प्रश्नावली में हम वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए क्रॉस क्वेश्चन हम नहीं करते हैं। इसलिए प्रश्नावली की संरचना करते समय ऐसे क्वेश्चन कहीं कहीं डाल देने चाहिए जो काउंटर रूप से तथ्यों की समीक्षा करते रहें और एक तरीके से पुष्टि करते रहें। एवं प्रश्नों की अन्य विशेषताओं के लिए हम अनुसूची वाले अध्याय को कर चुके हैं। वो हिस्सा भी प्रश्नावली में हम प्रश्नावली को निर्मित करते हैं तो ध्यान रखने योग्य है। प्रश्नावली थर्ड पार्ट है प्रश्नावली का बाह्य अथवा भौतिक पक्ष, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चनियर। प्रश्नावली की सफलता केवल प्रश्नों की भाषा एवं शब्दों पर ही निर्भर नहीं करती, वरन उसकी भौतिक बनावट पर भी निर्भर करती है। चूँकि प्रश्नावली भरते समय अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता, अतः सूचनादाता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्नावली की भौतिक बनावट जैसे उसका कागज, आकार, छपाई, रंग रूप, लंबाई आदि आकर्षक होनी चाहिए। प्रश्नावली के भौतिक पक्ष में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाह्य आकार, साइज। सामान्यतः प्रश्नावली बनाने के लिए कागज का आकार 8 इंच और 12 इंच अथवा 9 इंच और 11 इंच का होना चाहिए, जिसे आसानी से मोड़कर लंबे लिफाफे में रखा जा सके। किंतु वर्तमान में छोटे आकार की प्रश्नावलियां जो कि पोस्टकार्ड साइज में होती हैं का प्रचलन भी बढ़ गया है। कम पृष्ठों की प्रश्नावली होने पर उसका डाक व्यय भी कम लगता है तथा उसके भरकर लौट आने की संभावना भी अधिक रहती है। लंबे आकार की प्रश्नावलियों को डाक द्वारा भेजने पर फटने का डर भी बना रहता है। नंबर 2, कागज। प्रश्नावली के लिए प्रयोग किए जाने वाला कागज भी कड़ा, चिकना, मजबूत, टिकाऊ होना चाहिए। खुरदरा एवं छिकने वाला कागज नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो कागज रंगीन तथा ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित प्रश्नावलियों में भिन्न भिन्न रंगों के कागज का प्रयोग करने में उनकी छटाई आसान हो जाती है। कागज पतला होने का डाक व्यय भी कम लगता है। छपाई, प्रिंटिंग। प्रश्नावलियों को छपाया जा सकता है अथवा साइक्लोस्टाइल कराया जा सकता है। छपाई स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए ताकि उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। आकर्षक छपाई सूचनादाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालती है। नंबर 4, प्रश्नावली की लंबाई, लेंथ ऑफ क्वेश्चनियर। प्रश्नावली बहुत अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए जिसे भरने में उत्तरदाता ऊब और नीरसता महसूस करे। सामान्यतः आधे घंटे में भरी जाने वाली प्रश्नावलियाँ ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं। नंबर 5, हाशिया एवं जगह छोड़ना, मार्जिन एंड स्पेसिंग। प्रश्नावली का निर्माण करते समय बाईं ओर 3/8 इंच एवं दाईं ओर 1.5 इंच अथवा 1/6 इंच हाशिया छोड़ना आवश्यक है। इससे प्रश्नावली आकर्षक बन जाती है और आवश्यकता पड़ने पर हाशिए में टिप्पणी भी अंकित की जा सकती है। इसमें कागज को पंच कर फाइल करने में भी सुविधा होती है। प्रश्नावली को छापते समय अक्षरों तथा प्रश्नों के बीच पर्याप्त जगह होनी चाहिए ताकि उसे पढ़ने में सुविधा हो तथा मुक्त प्रश्नों के उत्तर लिखे जा सकें। नंबर 6, प्रसंगों, मदों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ एक क्रम में लिखा जाना चाहिए।
और यदि प्रश्नों की संख्या अधिक हो तो उन्हें व्यवस्थित करके विभिन्न समूह में बांट देना चाहिए। प्रश्नावली में शीर्षक, उपशीर्षक, कॉलम तथा सारणियाँ आदि सही क्रम में छपे होने चाहिए ताकि उसके संपादन में अधिक समय व धन नहीं लगाना पड़े। नंबर 7, प्रश्नावली की पूर्व जांच, पूर्व परीक्षण, प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनेयर। प्रश्नावली का निर्माण करने के बाद उसका वास्तविक रूप में प्रयोग और डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजे जाने से पूर्व एक छोटे से निर्देशन क्षेत्र में उसकी जांच कर लेनी चाहिए ताकि प्रश्नावली में यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारा जा सके। इसे प्री टेस्टिंग कहते हैं, पायलट स्टडी भी कहते हैं। प्रश्नावली के निर्माण में चाहे कितनी भी सावधानी रखी गई हो और चाहे कितने ही अनुभवी व्यक्ति एवं साहित्य का सहारा लिया गया हो, फिर भी उनमें कमियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः यह आवश्यक है कि प्रश्नावलियों की पूर्व जांच कर ली जाए। उससे हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि उत्तरदाता प्रश्नों को सही अर्थ में समझ सके हैं या नहीं, वे उसका क्या अर्थ लगाते हैं। प्रश्नावली की लंबाई, विषय वस्तु, भाषा शैली में किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है आदि। कई बार प्रश्नावलियों के वितरण के बाद उनकी त्रुटियों का पता लगता है। अतः यह आवश्यक है कि पहले ही जांच कर ये देख लेना चाहिए कि उनके निर्माण एवं शब्दावली में कोई कमी तो नहीं है। स्लेटो ने लिखा है, संक्षेप में पूर्व जांच की प्रणाली कार्य विधि पर त्रुटियों को उसके पहले कि वे न्यून मात्रा में विश्वसनीय एवं प्रमाणिक जवाबों एवं उत्तरों के कम अनुपात में आने के रूप में भारी दंड थोपे निकालने का साधन उपलब्ध कराती हैं। पूर्व जांच, प्री टेस्टिंग, पायलट सर्वे आवश्यक रूप से एक परीक्षण एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर की प्रणाली है जिसमें सफल परीक्षणों की पुनरावृत्ति की जाती है तथा जब अंतिम रूप से प्रश्नावली अंतिम समूह को भेजी जाती है तो त्रुटियां निकल आती हैं। पूर्व परीक्षण करने पर जो कमियां हमें ज्ञात हों उन्हें दूर करने के लिए प्रश्नावलियों में परिवर्तन एवं संशोधन करने चाहिए। यदि त्रुटियां बहुत अधिक हों तो प्रश्नावली का पुनः निर्माण कर लेना चाहिए। पूर्व परीक्षण की उपयोगिता एवं लाभ निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, पूर्व परीक्षण में हमें ऐसे प्रश्नों का पता लग पाएगा जिनके उत्तर सूचनादाताओं को ज्ञात नहीं है और जिनके उत्तर में वे पता नहीं, मैं नहीं जानता आदि वाक्य लिखते हैं। इस कमी को उपयुक्त प्रश्नों द्वारा दूर किया जा सकता है। इससे प्रश्नों के क्रम की कमी ज्ञात होती है। नंबर 3, प्रश्नों के उत्तरों में दिए हुए विकल्प यदि कम है तो उनका पता लग जाता है और आवश्यक विकल्प जोड़ दिए जाते हैं। नंबर 4, ऐसे प्रश्नों का पता लग जाता है जिनका उत्तर देना सूचनादाता उचित नहीं समझते और उत्तर के स्थान रिक्त ही छोड़ दिए जाते हैं। नंबर 5, आवश्यकता से अधिक शर्तों अथवा अनावश्यक आलोचनाओं को उकसाने वाले प्रश्नों का पता चलता है। नंबर 6, अनावश्यक एवं असंबंधित प्रश्न ज्ञात हो जाते हैं। नंबर 7, इससे उत्तरदाता की क्षमता और उत्सुकता का बोध हो जाता है। नंबर 8, प्रश्नावली की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता बढ़ जाती है। नंबर 9, सारणियन की दृष्टि से उपयुक्त शीर्षक एवं तथ्य प्राप्त होते हैं। नंबर 10, इसके फलस्वरूप प्रत्युत्तरों की संख्या में वृद्धि होती है। पूर्व परीक्षण के लिए आवश्यक है कि पहले प्रश्नावलियों को कम मात्रा में छपाया जाए। नंबर 2, जिस क्षेत्र का अध्ययन करना है उसमें से एक छोटा निदर्शन समूह बनाकर चुनकर उसे ही पूर्व परीक्षण के लिए प्रश्नावलियां भेजी जाए। नंबर 3, पूर्व परीक्षण व्यक्तिक साक्षात के रूप में किया जाए। पूर्व परीक्षण व्यक्तिक साक्षात्कार के रूप में किया जाए। सही प्रत्युत्तर न देने वाले प्रश्नों में संशोधन किया जाए अथवा उन्हें छोड़ दिया जाए। और एक और बात इसमें विशेष है कि जब हम उत्तरदाता से प्री टेस्टिंग या पायलट सर्वे या पूर्व परीक्षण करते हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि उत्तरदाता सूचनादाता के पास भी बहुत सारी उस तरह की समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्न हैं जो कि आपने अपनी प्रश्नावली में लिए ही नहीं। अतः उनसे बात करने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्राप्त हो सकते हैं, उन्हें भी आप अपनी प्रश्नावली में जोड़ें। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण हिस्सा सहभागी पत्र, जिस पर हम
अभी चर्चा करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। सहगामी सहभागी पत्र, सहगामी पत्र भी बोलते हैं, क्योंकि अकम्पनिंग लेटर है, ये साथ ही जाता है प्रश्नावली के। उत्तरदाता को जब हम प्रश्नावली भेजते हैं तो ये लेटर उसमें डाल के हम भेजते हैं। एक रिक्वेस्ट लेटर होता है, इसमें हम सावधानियां रिक्वेस्ट ये भी डालते हैं, और इस प्रश्नावली को भरने के बाद पुनः हमारे पास वापस लौटाने के लिए हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। पूर्व परीक्षण कर लेने एवं प्रश्नावली को अंतिम रूप देने के बाद प्रश्नावलियों को सूचना संकलन हेतु डाक द्वारा भेजा जाता है। उनके साथ अनुसंधान करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा एक पत्र भी भेजा जाता है, जिसे सहगामी पत्र कहते हैं। इस पत्र में सूचनादाता को अनुसंधान करने वाली संस्था का परिचय दिया जाता है, उसे अनुसंधान का विषय, उसके उद्देश्य बताए जाते हैं तथा प्रश्नावली को एक निश्चित समय में शीघ्र भरकर लौटाने की प्रार्थना की जाती है। उदाहरण, उत्तरदाता से कहा जाता है कि आपके सहयोग से ही अनुसंधान कार्य पूर्ण हो पाएगा। पत्र टाइप किया हुआ, छपा हुआ, साइक्लोस्टाइल हो सकता है। पत्र साफ साफ छपा हुआ एवं आकर्षक कागज में हो, जिससे कि सूचनादाता आकर्षित हो सके। पत्र ही सूचनादाता व अनुसंधान के बीच की एक कड़ी का काम करता है, उन्हें एक दूसरे के निकट लाता है। पत्र का शीर्षक मोटे अक्षरों में हो, जिसे पढ़कर सूचनादाता वस्तु स्थिति को समझ सके। पत्र की भाषा एवं शब्दावली का चयन सावधानीपूर्ण किया जाए, जिसे पढ़कर उत्तरदाता स्वयं ही सूचना देने को तैयार हो जाए। पत्र में यह भी लिखा जाए कि आपके द्वारा दी गई सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी, उनका दुरुपयोग नहीं होगा तथा सार्वजनिक रूप से उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाएगा। पत्र के अंत में उत्तरदाता के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया जाना चाहिए। पत्र छोटा, आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। शीघ्र जवाब पाने के लिए सहगामी पत्र के साथ टिकट सहित जवाबी लिफाफा भी भेजना चाहिए। उसका उत्तरदाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और वह प्रश्नावली भरकर लौटाने के महत्व को समझ पाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान से जुड़ी हुई प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप को भी देखते रहें, पढ़ते रहें और इस ऑडियो वीडियो को सुनते रहें। आशा है आज का ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।